वॉचर स्पीड वॉचर के एक और शानदार जानदार एपिसोड के साथ हम आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डीमन स्लेयर का लास्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही कमाल का था, धरती हिला देने वाला था। इस एपिसोड को कोई फ्रेज अगर परफेक्टली डिफाइन करता है तो वो है बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि अंत की शुरुआत। पर इस एपिसोड का अपना खुद का नाम है, जो कि है हाशरा असेंबल। और ये नाम क्यों है, इस एपिसोड में क्या होगा, ये तो हम आपको आगे बता ही देंगे। पर इससे पहले कि एपिसोड की तरफ चले, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा चैनल 25 के सब्सक्राइबर के बहुत करीब आ चुका है और आपकी थोड़ी सी मदद से हम 25 के भी हिट कर ही लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार कमाल की वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी चीज से जिससे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि मूज़ॉन की मून वॉक। पिछली बार ये मून वॉक थी पूरे 5 मिनट की। इस बार इस मून वॉक को बहुत ज्यादा शॉर्ट करते हुए 3 मिनट का कर दिया गया है। जी हाँ, इस एपिसोड के पहले 3 मिनट तो मूज़ॉन की मून वॉक है। फिर से उसी के बीच में हमको डायरेक्टर का नाम, प्रोड्यूसर का नाम और बाकी सारे लोगों का नाम बताया जा रहा था। एनीवेज, मूज़ॉन की मून वॉक खत्म होने के बाद वो सामने खड़ा होता है उबयाशिकी के। उबयाशिकी उसको देख के कहता है कि नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जबकि मूज़ॉन ये कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो। ये पूरी की पूरी जो एपिसोड है वो सिर्फ मूज़ॉन की बाकी लोगों की बेइज्जती है। मूज़ॉन बार सबको स्लैंग लैंग्वेज में बाकी लोगों को गरिया रहा है। बाकी सब लोग सुन रहे हैं और प्यार से उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एटलीस्ट उबयाशी तो ये कर ही रहा है। एनीवेज, जैसे मैंने आपको बताया कि मूज़ॉन उबयाशी को देखते ही बोलता है कि तुम तो बहुत बदसूरत दिखते हो। वहीं दूसरी तरफ उबयाशिकी अमाने से पूछता है कि मूज़ॉन कैसे लगता है। वो बहुत ही सच बोलते हुए कहती है कि आदमी मिड टू लेट 20s का लगता है, कि प्यूपिल प्लम्प कलर की है, यानी कि रेड कलर की है, और इसकी आंखें कैट की तरह है। बेसिकली वो मूज़ॉन को कुछ ज्यादा हैंडसम कह रही थी, जो कि आई एग्री मूज़ॉन बहुत ज्यादा हैंडसम है भी। उधर मूज़ॉन अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है कि जिस आदमी को वो इतने टाइप से खोज रहा था, यानी कि उबयाशिकी, वो इतना नल्ला, बेरोजगार और चोटिल दिखता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी उबयाशिकी भी उठ के बैठ ही जाता है। जहाँ पे वो जमीन पे पड़ा हुआ था वहीं पे उसकी पट्टियां भी खुलने लगती हैं ताकि वो मूज़ॉन को अपनी आंखों से देख सके। फिर मुझे लगा कि पूछने का सेंस क्या हुआ माने से, क्योंकि अंत में तुमने खुद तो देखा ही था। फिर हमको उबयाशिकी एक बात बताता है। वो बात ये होती है कि डॉक्टर्स के हिसाब से उबयाशिकी की डेथ 6 महीने पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर वो कैसे जिंदा था, ये बात तो सबको सरप्राइज कर रही थी, डॉक्टर्स, अमाने और उबयाशिकी को भी। पर अगर कोई चीज को जिंदा रखी हुई थी तो फिर वो केवल प्योर हेट्रेड था जो कि उसके अंदर था मूज़ॉन के लिए। फिर उबयाशिकी हमको एक और कहानी बताता है। उबयाशिकी बताता है कि तुम्हें पता तो नहीं होगा मिस्टर मूज़ॉन, पर एक्चुअली में हम दोनों सेम ही ब्लड लाइन से आते हैं। ऑल्दो क्योंकि तुम्हारा जन्म 1000 साल पहले हुआ था, इसीलिए हम दोनों अब क्लोजली रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम सेम ही ब्लड लाइन से आते हैं। वो बताता है कि क्योंकि उनकी ब्लड लाइन ने मूज़ॉन जैसे एक डीमन को जन्म दिया था, इसीलिए उनकी ब्लड लाइन पे कर्ज है कि उनके सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर होंगे और बहुत जल्दी मर जाएंगे। ये बात उनको एक प्रीस्ट ने बताई थी। ये बात जानने के बाद उनके जीवन का, उनकी फैमिली का केवल एक मकसद रह गया है कि वो मूज़ॉन को और उसके टेरर को खत्म करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने अपनी जनरेशन अपॉन जनरेशन लगा दी है, और ताकि उनके बच्चे थोड़ा सा तो लंबा जी सकें, इसीलिए उन्होंने प्रीस्ट की फैमिली में शादी करना चालू कर दिया, ताकि उनके पास बुद्धा की ब्लेसिंग, गॉड की ब्लेसिंग बनी रहे। इन सब के बावजूद भी उनकी फैमिली का कोई भी आदमी आज तक 30 तक नहीं पहुंचा है। जिस पे मूज़ॉन कहता है कि ये कला तुम्हारी खत्म हो गई, इन सब बातों में कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिर उस बाद वो कहने लगता है कि कोई भगवान नहीं है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा, उसने आज तक कोई भी डिवाइन इंटरवेंशन फेस नहीं किया है, हजारों इंसानों को मारने के बाद भी। उसके बाद उबयाशिकी पूछता है मूज़ॉन से कि तुम्हारा सपना क्या है। इससे पहले कि मूज़ॉन जवाब दे पाए, वो वहाँ पे खड़े हुए दोनों बच्चों को देखने लगता है। वो दोनों बच्चे होते हैं अमाने और उबयाशिकी की। वो मूज़ॉन कहता है कि यहाँ पे आने के बाद भी उसको हेट्रेड बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये वो जगह है जिसको उसने बहुत सालों से खोजा है, और उसने सोचा था कि इनको पाते ही इनकी कच्चियां गीली कर देगा, इनको चॉप कर देगा, पर फिर भी उसको गुस्सा नहीं आ रही है, बल्कि उसको एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग महसूस हो रही होती है। वो नोटिस कर रहा होता है कि कैसे पूरे मेंशन में वो केवल 4 लोग होते हैं, कोई गार्ड कुछ भी नहीं होता है। एनीवेज, तब तक उबयाशिकी ही उसकी बात का जवाब दे देता है, और वो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे जीवन का एक ही गोल है, तुम्हारा एक ही सपना है, और वो है इटर्निटी। इसीलिए तुम नेज़ुको को चाहते हो, क्योंकि वो ऑब्वियसली जानता ही। मूज़ॉन कहता है कि जिस दिन वो नेज़ुको को पा जाएगा उस दिन उसका ड्रीम सच हो जाएगा, क्योंकि नेज़ुको को पाने के बाद वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा और सन में चलने के काबिल हो पाएगा, और इसी तरीके से वो एटर्नल बन जाएगा। उसके बाद हमको उबयाशिकी जी ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि एटर्नल ये नहीं होता, एटर्नल होती है फीलिंग। उसका बाद उसका सबसे बड़ा एग्जांपल देते हुए कहता है कि कैसे हजारों सालों से हमारी ये जो फीलिंग है तुम्हारे खिलाफ, वो आज तक जिंदा है। हमारे सारे डीमन स्लेयर्स में जिंदा है, हमारे सारे बच्चों यानी कि हाशरास और बाकी सारे डीमन स्लेयर्स में जिंदा है। वो फीलिंग जिंदा इसलिए है क्योंकि फीलिंग्स ही एटर्नल होती हैं। फिर वो कहता है कि द फीलिंग्स ऑफ पीपल व्हिच यू कॉल रिडिकुलस आर इमोर्टल, यानी कि इंसानों के इमोशन जो तुमको बकवास लगते हैं, असली में केवल वही इमोर्टल हैं। उसके बाद उबयाशिकी कहता है कि तुमने एक टाइगर की पूंछ के ऊपर पैर रख दिया है, तुमने एक सोए हुए ड्रैगन को जगा दिया है, उसके गुस्से को जगा दिया है, तुमने ऐसी चीजों को जगा दिया है जिनको डॉर्मेंट रहना चाहिए था, यानी कि सारे हाशरास को। फिर हमको बारी बारी सारे हाशरास का पैनल दिखाया जाता है, और उसके एंड में हमको
दिखाए जाते हैं नेज़ुको और तांजिरो। उसके बाद उबयाशिकी कहता है कि तुम कभी भी लोगों के, इंसानों के इमोशंस को नहीं समझ पाओगे। फिर वो फाइनल लाइन बोल देता है जिससे मुजान का सर फट जाता है। वो ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये इमोर्टैलिटी क्यों चाहते हो, क्योंकि जब डीमंस मर जाते हैं तो उनकी सारी की सारी मेमोरीज, उनके सारे के सारे थॉट्स, यानी कि उनकी सोल भी पेरिश हो जाती है। यानी कि डीमंस का इटरनल केवल और केवल इस प्लेनेट पे है, इसलिए मुजान अमर होना चाहता है। ये बात सुन के मुजान की जी फट जाती है। उसके बाद वो गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखों की नसें चढ़ जाती हैं। फिर वो उसको मारने के लिए तैयार हो ही गया होता है। फिर उबयाशिकी कहता है कि अगर इजाजत दो तो फिर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक आखिरी बात, जिससे मुजान फिर से चुप हो जाता है। और मुजान भाई कितना अंडरस्टैंडिंग है, इसकी कितनी बातें सुन रहा है। एनीवेज वो आखिरी बात में ये बोलता है कि मेरी डेथ से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे यानी कि ये जो हाशिराज हैं, इनको मेरी कोई बहुत खास जरूरत नहीं है। ये बस मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि ये लोग मेरी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये इनके काम में ही आएगी, क्योंकि मेरी डेथ के बाद इनको एक इमेंस मोरल बूस्ट मिलेगा ताकि ये तुमसे लड़ सकें और तुमको हरा सकें। ये बोलने के बाद हमको दिखाया जाता है मुजान रेडी फॉर अटैक। फिर हम में बहुत सारे क्रूज की तरफ सीन कट करके दिखाया जाता है, जो कि सारे हाशिराज की तरफ चिल्लाते हुए बढ़ रहे होते हैं कि उबयाशिकी मैंसन के ऊपर एक अटैक हो गया है। सारे हाशिराज बारी बारी दौड़ते हुए जा रहे होते हैं, वो मास्टर चिल्ला रहे होते हैं और सबकी आंखों में आंसू होता है। वो पहुंचना चाहते थे उबयाशिकी के पास इससे पहले कि कुछ भी बुरा हो सके। फिर उसके बाद हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। उस फ्लैशबैक सीन में सारे हाशिराज बैठ के बात कर रहे होते हैं। वो सब कह रहे होते हैं कि मास्टर को एटलीस्ट तो हाशिराज को अपने प्रोटेक्शन में रखना ही चाहिए। इस पे गियोमी कहता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। उसे जब डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन किया था तब वो 19 साल का था और आज इस चीज को 8 साल बीत चुके हैं, पर फिर भी उबयाशिकी कोई भी और गार्ड अपने पास नहीं रखता है। उनका ये कहना है कि हाशिराज बहुत ज्यादा प्रीशियस है इस चीज के लिए कि वो उनको अपने पर्सनल गार्ड बना के रखे। यानी कि उबयाशिकी का ट्रू सेल्फलेस बिहेवियर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सच में बंदा ऑनेस्टली कमाल का तो है। एनीवेज फिर उबयाशिकी कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि तुम मुझसे इतना लंबा सुनोगे। फिर होता है कमाल। फिर हमको दिखाया जाता है कि धरती फट गई, आसमान निकल गया, नीचे से अंगारे बरसने लगे। सच में भाई, सच में, यानी कि एक बहुत बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और भाई इस सीन का तो क्या एनिमेशन है। वो जब आग नीचे फुट ऑन मैट से निकलती है बाहर, और बाहर जब वो आइस इवेपोरेट हो रही होती है, हर एक सीन में बहुत ही कमाल का इवेपोरेशन लगा। हर एक एक्सप्लोजन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुजान का चेहरा कैसे दिखाया जाता है और कैसे हमको दिखाई जाती है अमाने, जो की क्लोज बढ़ रही होती है उबयाशिकी की तरफ, जैसे वो एक लास्ट हादसा करना चाहती हो, पर इससे पहले कि बहुत कुछ कर पाए, एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और सारी तरफ बहुत ज्यादा डस्ट उड़ जाती है। ये चीज सब लोग नोटिस भी करते हैं। ऑब्वियसली नोटिस कैसे नहीं करते, एक्सप्लोजन ही इतना बड़ा था। फिर हमको बारी बारी सबके कट सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, पर अब उनके पास एक और मौका था। वो अब दौड़ पड़ते हैं फिर से गुस्से के साथ मुजान की तरफ। फिर हमको मुजान भी दिखाया जाता है कटाफटा छितड़ा हुआ। कहता है भाई ये क्या हरामी आदमी था, इसने खुद की जान ले ली, अपने बेटे बच्चों की जान ले ली, केवल और केवल मुझे फंसाने के लिए। कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने उबयाशी को एक नॉर्मल इंसान समझा था, पर ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान निकला। मैंने उम्मीद तो की थी कि किसी टाइप का ट्रैप तो लेके ही आएगा, पर इतना खतरनाक ट्रैप। यही नहीं, उस एक्सप्लोजन में उसने बहुत सारे काल ट्रॉप भी यूज किए थे, जो कि मुजान के रीजनरेशन को बहुत ज्यादा स्लो कर रहे थे। तभी मुजान को समझ में आता है कि अगर यहाँ पे उसका रीजनरेशन स्लो किया जा रहा है, इसका मतलब उसी तरफ कोई और बढ़ रहा है। और वो सोचता है क्या वो हाशिरा है। फिर वो सोचता है कि यार नहीं, हाशिरा से तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी उसको बहुत सारे शीड ऑफ फ्लैश घेर लेते हैं। शीड ऑफ फ्लैश यानी कि एक ब्लड डीमन आर्ट है। ये ब्लड डीमन आर्ट एक ऐसे डीमन का है जिसको मुजान ने ही ये ब्लड डीमन आर्ट दिया था आसाकुसा में मारने के बाद। और ये ब्लड डीमन आर्ट लेके कोई और नहीं बल्कि आ जाती है लेडी तामेओ। लेडी तामेओ के हाथ में एक मेडिसिन थी। उस मेडिसिन से डीमंस वापस इंसान में बदल सकते हैं, और वो वही मेडिसिन लेके मुजान के पास आ गई थी। उसको पता था कि उसका हाथ निकालने के लिए मुजान उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगेगा, और उसी एब्जॉर्प्शन ने उसने वो वाली मेडिसिन भी एब्जॉर्ब कर ली थी। लेडी तामिया पूछती है कि कैसा लग रहा है ये मेडिसिन लेके, क्या ये असर पड़ रही है? जिसपे मुजान कहता है कि मुझको तुम चूतिया मत बनाओ, ऐसा कोई मेडिसिन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जिसपे तामिया ऑब्वियसली कहती है कि ऑब्वियसली ऐसी मेडिसिन एग्जिस्ट करती है और इसीलिए वो तुम्हारे पेट के अंदर है। फिर मुजान कहता है कि मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, जिससे तुम्हारे पति को मारा, जिससे तुम्हारे बच्चों को मारा, वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे। और जहाँ तक मुझे याद है, तुमने बहुत इंजॉय भी किया था उसको। तुमने उन्हीं को नहीं बाकी बहुत सारे लोगों को मारा, जो कि तामियो आगे चल के एक्सेप्ट भी करती है। वो कहती है कि हाँ उसने मारा है बहुत सारे लोगों को, और वो किसी को मारना नहीं चाहती थी। वो तो बहुत डेस्परेट हो गई थी, वो बस अपनी बीमारी ठीक करना चाहती थी, और उसके बदले मुजान ने उसको ये डीमन बना के छोड़ा। वो चिल्ला के कहती है कि हाजी में यानी कि गियो में यानी कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट अपना स्टोन हाशिरा, अब तुम्हारी बारी। और वो तुरंत एक फ्लिक में मुजान का सर उड़ा देता है। और भाई इस फ्लिक का एनिमेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमको वापस एक और बार फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब गियोमी पहली बार मिला होता है उबयाशिकी से। वो बताता है कि जब गियोमी मिला था उबयाशिकी से तो उससे 4 साल छोटा था, मतलब 4 साल तो अभी भी छोटा है, पर उस समय वो 18 साल का था और उबयाशिकी 14 साल का था। पर उसकी डिमीनर, उसके हाव भाव से उसको लगता ही नहीं कि वो इतना ज्यादा छोटा है। उसके पास हमेशा एग्जैक्टली वो वर्ड्स होते थे जो हर कोई सुनना चाहता था, और पहली बार ही उससे बात करने के बाद वो रोने लगा था। फिर हमको वाला मोमेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे उबयाशिकी और हाजिमे ने ये सब कुछ मिलकर प्लान किया होता है। उबयाशिकी कहता है कि बाकी बच्चे यानी कि बाकी हाशिरा
हाशिरास कभी भी तैयार नहीं होंगे उसको बीट की तरह बनाने के लिए। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हाजिमे के ऊपर आती है। भाई ये बंदा भी कितना कुछ झेल रहा है, पहले इसको किसी ने मर्डरर बोल दिया और अब उसके बाद इसके मास्टर इसको कह रहे हैं कि तुम मुझको बेट बना दो। मतलब सारी की सारी इमोशनल वैल्यू, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर। पर ऑब्वियसली बीइंग अ स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा उसको ये जिम्मेदारी उठानी ही पड़ी। आगे उबयाशिकी ये भी बताता है कि उसको पूरा विश्वास है कि 5 दिन के अंदर किबुत्सुजी मुजान वहाँ पे आएगा। इस पे हाजिमे पूछता है कि ये कैसा हो सकता है, आपको कुछ पता है, कोई रीजन है? इस पे वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, बस हमारी इंट्यूशन है। फिर हमको हाजिमे ये भी बताता है कि डिस्टिंक्टिंग वॉइस के अलावा, यानी कि जो ऐसी आवाज जो उसको बाकी सब लोगों से अलग बनाती है, उबयाशिकी की फैमिली के लोगों के पास एक बहुत ही कमाल की इंट्यूशन भी होती है, यानी कि वो अब थोड़ा सा फ्यूचर गेस कर सकते हैं, जिसको आप फोरसाइट भी कह सकते हैं। उसी के कारण उन्होंने उतना ज्यादा वेल्थ और इन्फ्लुएंस इकट्ठा किया था। ये अपने मास्टर की विश मानता है और अंडरस्टूड करता है। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है मुजान जो कि वापस पूरा कंप्लीटली हील हो चुका होता है। उबयाशिकी ने बताया होता है कि मुजान को हराने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उसको सूरज उगने तक वहाँ पे रोक के रखा जाए। यानी कि बेसिकली बात यह है कि अगर हाजिमे को मुजान को हराना है तो उसको वहाँ पे ही मुजान को पकड़ के सुबह तक रखे रहना होगा। इसीलिए उन लोगों ने ये डिटेल प्लान बनाया था। पहले एक बार के लिए उबयाशिकी वीक करेगा मुजान को ताकि लेडी तामियो उसको पकड़ के रख सके एक जगह पे, और फिर हाजिमे को कंटिन्यूअसली अटैक करते रहना है ताकि वो लोग सुबह तक वेट कर पाएं, और सन के निकलते ही वहाँ पे मुजान की मौत हो जाएगी। प्लानिंग तो बहुत डिटेल थी और वो भूल जाते हैं कि उनके सामने बंदा जो है वो है मुजान। वो तभी यूज करता है ब्लैक ब्लड ब्रैम्बल्स और फिर उसके बाद अटैक करने लगता है हाजिमे के ऊपर, पर हाजिमे इजीली उन सबको भी तोड़ ही देता है। फिर वहाँ पे बारी बारी सारे हाशिरा आने लगते हैं। हाजिमे बताता है कि ये जो सामने बंदा खड़ा है वो मुजान है। सब उसको बारी बारी एड्रेस करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। ग्यू तो ये तक चिल्ला देता है कि दैट बास्टर्ड, इसको तो मैं मार डालूंगा। सब लोग अपने अपने ब्रीदिंग फॉर्म यूज करने लगते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि कैसे सब लोग अपनी रिस्पेक्टिव ब्रीदिंग का नाम लेते हैं, जैसे कि वाटर ब्रीदिंग, सर्पेंट ब्रीदिंग, फ्लावर ब्रीदिंग। वहीं दूसरी तरफ तांजिरो कहता है इनोकामी कागुरा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली में सन ब्रीदिंग है। एनीवेज तभी हम लोग देखते हैं कि सबके नीचे से खिड़कियां खुलने लगती हैं और सब लोग उन खिड़कियों में गिरने लगते हैं। वो खिड़कियां सब हाशिरास के नीचे खुलती हैं, वो खिड़कियां खुलती हैं तांजिरो के भी नीचे, वो खिड़कियां खुलती है इनोस्की के नीचे, बाकी सारे और डीमन स्लेयर्स के नीचे और जेनित्सु के भी नीचे। उस खिड़की खुलने के बाद हम लोग आ जाते हैं बीवा लेडी के इन्फिनिटी कैसल में। तो हमको जो बीवा लेडी इससे इस सीजन के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी वही वाली लेडी का ये कैसल है, और उसी के अंदर सारे के सारे डीमन स्लेयर आ गए होते हैं। हमको बारी बारी सबका सीन दिखाया जाता है और हमको एक बहुत ही कोल्ड सा पैनल भी दिखाया जाता है जेनित्सु का, जहाँ पे वो पहली बार जगह होता है लड़ाई करने के लिए और उसकी आंखें बिल्कुल स्टिल होती है, बिल्कुल इमोशनल लेस होती है। सब लोग बारी बारी लैंड करते हैं। फिर मुजान कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम लोगों ने मुझको कॉर्नर कर दिया है, अब तुम सब लोग जहन्नुम में जा सकते हो। जिसपे तांजिरो चिल्ला के कहता है कि जहन्नुम में तुम जाओगे, जिसपे वापस मुजान कहता है कि अगर कोशिश कर पाओ तो कर लेना। फिर वो लेडी तामिया को अपने पेट में फंसा के ऊपर जाने लगता है और दूसरी तरफ बाकी सारे डीमन स्लेयर्स नीचे गिरे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सच बताऊं तो मुझे एपिसोड बहुत अच्छा लगा, पर इससे मुझे लगा कि ये तो थोड़ा सा तो धोखा हो गया, क्योंकि 3 मिनट तो केवल मुजान की वॉक थी और फिर बचे हुए टाइम पे केवल इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स है। मतलब मेन एपिसोड तो मुश्किल से 30 मिनट का था, बट एनीवेज वी आर हैप्पी विद व्हाट वी गेट। पर हमको पता है कि आगे आने वाला सीजन बहुत ही कमाल का होगा। जैसे मैंने बताया कि ये बिगिनिंग ऑफ एंड है, यानी कि आने वाले सीजन्स में क्या कमाल की मार होने वाली है वो मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब मैंने पोस्ट क्रेडिट का नाम ले ही लिया है तो इस एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट भी डिस्कस कर ही लेते हैं। बेसिकली इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको तांजिरो और मित्सुरू के बीच बात करते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पे हमको बहुत सारे टाइशो एरास के सीक्रेट बताए जाते हैं। पर मोस्ट इंपोर्टेंटली हमको ये बताया जाता है कि रेंगोकू और मित्सुरी भाई बहन की तरह थे, क्योंकि रेंगोकू भी बहुत ज्यादा खाना खाता था और मित्सुरू भी बहुत ज्यादा खाना खाते थे। दोनों साथ में खाना खाना बहुत पसंद करते थे, दोनों एक साथ ट्रेनिंग भी करते थे। मतलब बेसिकली रेंगोकू ट्रेनिंग कराता था मित्सुरी की। एनीवे रेंगोकू की भी आ जाती है कि तुम लोग को मुजान को हराना ही होगा, यानी कि रेंगोकू की आत्मा अभी भी उन लोग के साथ है, जैसा कि उबयाशिकी ने कहा था कि इंसानों के इमोशंस इटर्नल हैं, इंसानों की आत्मा इटर्नल है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड ऑफिशियली खत्म हो जाता है और साथ में खत्म हो जाता है ये सीजन भी। तो आपको ये सीजन, आपको एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको जो भी वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द इसका कंप्लीट सीजन रिव्यू भी लेके आएंगे। तो हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए, देखते रहिए और भी बहुत सारी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।